अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो अभी हम एक बड़े ही अहम बात करने वाले हैं और वो रिसर्च के रेलिवेंट है। रिसर्च में स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू कमर होते हैं, जिन्होंने रिसर्च अपनी स्टार्ट करनी होती है अभी से, उनके लिए। और वो टाइटल है जिस पे हम बात करने वाले, वो है कि हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर। यानी आपने अपनी रिसर्च का लिटरेचर जो है उसको कैसे रिव्यू करना होता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता होता है। लोग क्या करते हैं कि अमूमन आते हैं जी, हम कैसे सेकंड चैप्टर बनाएं, तो कैसे हम रिव्यू करें। तो उसके लिए मैंने आज कुछ चीज़ें आपसे जो हैं वो शेयर करनी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर मीन टू सर्वे बुक्स, रिसर्च आर्टिकल एंड अदर रिसोर्सेज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम विच यू हैव आइडेंटिफाइड। यानी जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है उसके रेलिवेंट आपने एक सर्वे करना है। किसके ज़रिए? बुक्स के ज़रिए, रिसर्च आर्टिकल्स के ज़रिए, जो मुख्तलिफ क्या कहते हैं कि चैनल्स पे पड़े हुए हैं, गूगल स्कॉलर में है, साइंस डायरेक्ट में है, मुख्तलिफ जो उनके सर्च इंजन हैं उनमें पड़े हुए हैं, एरिक पे पड़े हुए हैं, एंड अदर रिसोर्सेज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम विच यू हैव आइडेंटिफाइड। और दूसरे जैसे रिव्यू आर्टिकल्स हैं और बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो नेट पे अवेलेबल होती हैं हमारे पास, तो उनको हमने सर्वे करना होता है। अब इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द सोर्सेज यू हैव एक्सप्लोर्ड व्हाइल सर्चिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। जब आप टॉपिक को सर्च कर रहे होते हैं तो ये इससे एक ओवरव्यू होता है आपके रिसोर्सेज का। इट इंक्लूड द समरी ऑफ की सोर्सेज। तो जितने भी हमारे की सोर्सेज होते हैं उसकी समरी इसमें पेश की जाती है। इन सोशल साइंसेज लाइक एजुकेशन, लिटरेचर रिव्यू हैज एन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। इसका बाकायदा एक पैटर्न होता है एंड कंबाइंस बोथ समरी एंड सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक। तो इसमें क्या होता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जिसको हम स्टडी कर रहे हैं बुक से, आर्टिकल से, उसको हमने सिंथेसाइज करना होता है एक समरी की शक्ल में। इट प्रोवाइड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ओल्ड मटेरियल और कंबाइंस विद न्यू ओल्ड इंटरप्रिटेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि हम ओल्ड मटेरियल जो होता है उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं न्यू लिंक्स के साथ, न्यू डायरेक्शन के साथ। इट आल्सो इंक्लूड द इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेशन ऑफ द फील्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी फील्ड है जिसमें हम रिसर्च करने वाले हैं, जो हमारा प्रॉब्लम है, उसके मुतालिक इंटेलेक्ट क्या इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेशन हुई है, मतलब कितनी तरक्की हो चुकी है, लोग क्या क्या काम कर रहे हैं वर्ल्ड में इस वक्त, उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है, ये चीज़ें इसमें डिस्क्राइब होती हैं। इट इज़ हेल्पफुल टू इवेलुएट द सोर्सेज एंड एडवाइज द रीडर ऑन द मोस्ट पर्टिनेंट स्टडीज ऑफ द फील्ड। यानी फील्ड के अंदर जो हमारी इम्पोर्टेंट स्टडीज होती हैं उसमें ये हमारे लिए एक एडवाइस और सोर्स का काम करता है। इट आल्सो हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द गैप दैट एग्जिस्ट इन द प्रॉब्लम। जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं तो वहाँ से एक गैप आपके सामने आता है कि जी फलां ने ये काम किया है, फलां ने ये काम किया है, फलां ने ये काम किया है। तो इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो अभी तक जिस पे काम नहीं हुआ, तो ठीक है मैं उस पे काम कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि रिसर्च के अंदर जो गैप है वो यहाँ से आइडेंटिफाई होता है। उसके बाद इसका पर्पस क्या है रिव्यू आपका लिटरेचर का? इट आइडेंटिफाई द न्यू वेज टू इंटरप्रेट द प्रीवियस स्टडीज। यानी इससे क्या होता है कि जब हम इंटरप्रेट करते हैं प्रीवियस स्टडीज को, न्यू वेज होते हैं टू इंटरप्रेट द प्रीवियस स्टडीज। यानी प्रीवियस स्टडीज जो हैं उनको हम लेके नए तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। इट प्रोवाइड्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च प्रॉब्लम बीइंग स्टडीज। तो ये जो हम अपना प्रॉब्लम है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसके रेलिवेंट हमें अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप करता है। इट हेल्प्स टू प्लेस योर स्टडी इन द करंट सिचुएशन। तो ये हमारी जो स्टडी है करंट सिचुएशन में, उसमें हमारी मदद करता है कि हमारी स्टडी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इट आल्सो इंडिकेट द नीड ऑफ योर रिसर्च। तो इससे आपको अपनी रिसर्च का भी पता चलता है। इट रिवील द गैप विच जस्टिफाई योर प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी। रिवील द गैप, इससे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इससे गैप जो है वो रिवील होता है और जिससे आपकी स्टडी को जस्टिफिकेशन मिलती है, रैशनल मिलता है कि मैं इसलिए स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस में ये काम नहीं हुआ, तो इसलिए मैं ज़रूरत है वक्त की, मैं इस काम को करना चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ। इट आल्सो आइडेंटिफाइज वेदर योर स्टडी इज द डुप्लीकेशन ऑफ प्रायर स्टडीज और नॉट। तो इसमें ये भी हमें पता चल जाता है कि आपकी स्टडी कोई न्यू चीज़ों पे है या
आप डुप्लीकेट कर रहे हैं प्रीवियस चीज़ों को, यानी आप रेप्लिकेशन कर रहे हैं कि या कोई न्यू एडिशन कर रहे हैं नॉलेज के अंदर। उसके बाद अगला आ जाता है कि टाइप्स ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स क्या होते हैं। जब हम रिव्यू करते हैं तो उसकी टाइप कौन सा। सबसे पहले आर्गुमेंटेटिव रिव्यू, इसके नाम से जाहिर है कि दिस टाइप ऑफ लिटरेचर इज सिलेक्टेड टू सपोर्ट और रिफ्यूट एन आर्ग्यूमेंट, यानी हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, या तो हम आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं रिव्यू के जरिए, या आर्ग्यूमेंट्स को हम रिफ्यूट कर रहे होते हैं, अजम्पशन को या तो सपोर्ट कर रहे होते हैं या रिफ्यूट कर रहे होते हैं। सिमिलरली फिलोसफिकल थॉट्स, यानी ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को अपने लिटरेचर के जरिए या तो हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं या हम उनको रिजेक्ट कर रहे होते हैं। मोर ओवर इट इज टू प्रोवाइड द वैल्यू लेडन नेचर ऑफ द फिनोमिना, यानी इससे हमें ये भी पता चलता है कि मैं जिस फिनोमिना पे काम कर रहा हूँ उसमें उसके कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट में कितनी चीज़ें हैं। एंड टू एस्टेब्लिश कॉन्ट्रेरियन आर्गूमेंट्स, जिससे हमें एक कॉन्ट्रेरी आर्गूमेंट जो है वो मिलता है। नंबर 2 जो लिटरेचर होता है रिव्यू टाइप है वो इंटीग्रेटिव होती है। इट इज टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू विच इंटीग्रेट द प्रायर स्टडीज इनटू फ्रेमवर्क एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटेड फिनोमिना। तो क्या होता है कि इंटीग्रेट द प्रायर स्टडीज इनटू, यानी हम जो प्रायर स्टडीज होती हैं उनको इंटीग्रेट करके एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं अपने फिनोमिना का। It is most common in social sciences to meet the standard of primary research being investigated। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सोशल साइंसेज में कि हमारी जो प्राइमरी रिसर्च हो रही है, इन्वेस्टिगेट हो रही है सोशल साइंसेज के अंदर, उसके हम स्टैंडर्ड को कैसे मीट करते हैं। क्योंकि प्रीवियसली चीज़ें जो हैं जितनी ज़्यादा हम उनको स्टडी करेंगे तो इससे एक नया फ्रेमवर्क मिलेगा, न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा अपने अपनी चीज़ों का। उसके बाद आगे है हिस्टोरिकल, ये भी नाम से दायर है। इट मीन टू एग्जामिन रिसर्च ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग विद द, यानी हम थ्योरीज और कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुए, हम हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल एज के जरिए उसे डिस्क्राइब करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू शो फेमिलियरिटी विद द डेवलपमेंट डायरेक्शन और फर्दर रिसर्च, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं, हिस्ट्री उस रिसर्च के बारे में क्या कह रही है। फिर उसके बाद मेथोडोलॉजिकल रिव्यू है। इट मीन द एनालिसिस विच प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एट डिफरेंट लेवल्स। इट आल्सो रिवील द वैरायटी ऑफ नॉलेज रेंजिंग फ्रॉम द कंसेप्ट। इससे क्या होता है कि इससे हमें डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को हम देखते हैं तो हमें एक फ्रेमवर्क डेवलप करने में मदद मिलती है। हम एक कंसेप्चुअल थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो है उससे उसको हम लिखते हैं। इट इज यूजफुल टू हाईलाइट एथिकल इशूज, इससे हमें एथिकल इशूज का भी पता चलता है। फिर आ जाता है सिस्टमैटिक रिव्यू। इट मीन द रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर टू फार्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन थ्रू प्री स्पेसिफाइड एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, यानी जो ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है वो बड़ा सिस्टमैटिक है, तो हम उस सिस्टमैटिक रिव्यू से क्या करते हैं कि हम प्री स्पेसिफाइड एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेथड उनको अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ऑलरेडी दुनिया जो एक स्टैंडर्ड सेट कर चुकी है, जो चीज़ें हमारे लिए बनाई जा चुकी हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। दिस रिव्यू इज कंडक्टेड टू क्रिटिकल इवेलुएट एंड समराइज ऑल द स्टडीज अबाउट द करंट रिसर्च प्रॉब्लम। तो हमारे करंट जो रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं उनको कंडक्ट करने में, उनको रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं उनको एवेलुएट करने में और उनको समराइज करने में ये हमारी मदद करता है। फिर थ्योरेटिकल रिव्यू है। इसमें क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ रिव्यू इज टू एग्जामिन द थ्योरी एंड एस्टैब्लिश व्हाट रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट अमंग द थ्योरीज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, यानी हमारी डिफरेंट थ्योरीज जो इन्वेस्टिगेट हो चुकी है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम इन तमाम रिव्यू की टाइप्स को देखें तो 2-3 चीज़ें जो हैं वो कॉमन हमारे सामने आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इससे हम आर्ग्यूमेंट्स जनरेट करते हैं, और उसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं जिससे एक नई चीज़ डेवलप होती है। तीसरा ये है कि जब हम इन चीज़ों को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो फिर हम हिस्टोरिकली जाके उस चीज़ को एवेलुएट करते हैं कि इसके पीछे हमारी थ्योरी क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हिस्ट्री क्या कहती है। फिर हमारी स्टडी के लिए एक फ्रेमवर्क भी डेवलप होता है और एक थ्योरेटिकल, क्योंकि जब हमने थ्योरीज को स्टडी किया तो हमें थ्योरेटिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड हो गया, और हमने अपने जो जितने भी वेरिएबल्स हैं जब उनका रिलेशनशिप निकालना है उसके लिए हमें एक साउंड फुटिंग अवेलेबल होती है कि प्रीवियसली इन वेरिएबल के दरमियान क्या रिलेशन था, तो अब हम इससे क्या नई चीज़ करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये तमाम जो हमारी टाइप्स हैं रिव्यू की, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यानी कैसे इसको बनाना हमने कैसे है।
फॉलोइंग होता है कि ओवरव्यू ऑफ इशू थ्योरी एंड सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। सबसे पहले तो हम ओवरव्यू करें कि इसमें कौन सी इशू है, थ्योरी है और कौन सी चीजें हैं। वर्क इज डिवाइडेड इनटू थीम, फिर उसको डिवाइड कर दे थीम और कैटेगरी में। फिर आगे तीसरे नंबर पे द एक्सप्लेनेशन हाउ द प्रायर वर्क इज सिमिलर एंड वेरीज फ्रॉम ईच अदर। फिर हम ये एक्सप्लेन करें कि हमारा जो पहले वर्क हो चुका है, हमारा वर्क उससे कितना मिलता जुलता है और उससे कितना डिफरेंट है। और जब हम कंक्लूजन पे आते हैं तो हाईलाइट द बेस्ट कंसिडर्ड पीसेज इन लिटरेचर, तो फिर हम लिटरेचर में जो बेस्ट चीजें हैं उनको निकाल के लाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर इस पूरी स्लाइड को मैं व्यू करूं तो मैं ऐसे से डिस्क्राइब करूंगा कि स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि इशू पहले तो हम कंसेप्ट और उसकी जो है ना रैशनल को उस पे जाते हैं कि हमने ये काम क्यों कर रहे हैं, इशू क्या था, थ्योरी क्या है। फिर हम क्या करते हैं कि उसका थीम डेवलप करते हैं और थीम को डेवलप करने के बाद हम उस थीम की एक्सप्लेनेशन करते हैं और फिर उसको सिमिलर और डिफरेंसेस देखते हैं प्रीवियस लिटरेचर के अंदर। तो ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद डेवलपमेंट आ जाती है। इसकी 4 स्टेजेस हैं जब हम अपना वो लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं। पहली स्टेज में हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम फार्मूलेट करते हैं, मीन के हम वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये प्रॉब्लम हमने क्यों लिया है। फिर उसके बारे में लिटरेचर को सर्च करते हैं। फिर उस सर्च करने के बाद देखते हैं, डाटा एवेलुएट करते हैं कि कौन सा लिटरेचर हमारे लिए हेल्पफुल है और कौन सा हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, और फिर उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट कर देते हैं दुनिया के सामने। सम की कंसिडरेशन वाल राइटिंग, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब हम लिटरेचर में रिव्यू लिटरेचर कर रहे होते हैं। तो नंबर 1 तो क्लैरिफाई है कि हमें हमारी लैंग्वेज इतनी सिंपल होनी चाहिए कि हम चीज़ों को क्लैरिफाई रखें ताकि पढ़ने वाला देखे कि ये क्या लिखा है। ये नहीं है कि हम इलूसिव एक एम्बिगुअस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करें, हमारा कम्युनिकेशन गैप होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके रेलिवेंट हम मॉडल्स को फाइंड करें। मॉडल्स और थ्योरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम उनको उनकी बुनियाद पे हम अपना मॉडल या अपनी कोई चीज़ डेवलप कर सकते हैं ना। तो हमें सबसे पहले उन थ्योरीज और मॉडल्स को फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ें हैं। फिर हमने जब हम वो सारी चीज़ें ले लेते हैं तो हमने अपने टॉपिक को नैरो डाउन करना है। हमने चीज़ों को नैरो डाउन करके लेके जाना है और उन नैरो डाउन करने के बाद हम ज़्यादा कोशिश ये करें कि जो करंट रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें। हम जो पुरानी चीज़ें हैं उनको छोड़ें, जो इस वक्त दुनिया में न्यू चीज़ें हो रही हैं उनको इस्तेमाल करें। उसके बाद है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर लिटरेचर रिव्यू। आपने उस लिटरेचर को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसमें क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स यानी एज के हिसाब से, जैसे हिस्टोरिकल मैंने आपको बताया है कि एक मेथड है रिव्यू करने का। फिर बाय पब्लिकेशन से मुराद है कि डेट वाइज पब्लिकेशन कैसे रिसर्च हुई है और डेट वाइज चीज़ों में कितना डिफरेंस आया है। फिर हम थीमेटिक एनालिसिस पे जाएं, कंसेप्चुअल कैटेगरीज पे जाएं कि उनका जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या थे इन चीज़ों के। फिर हम मेथोडोलॉजिकल पे जाएं कि लोगों ने हम जो मेथड इसमें इस्तेमाल करेंगे, हम उन मेथोडोलॉजी के यानी वो जो जितने भी हमारे प्रोसेस के अंदर आए हैं ना, टाइप्स ऑफ लिटरेचर भी, वो सारी यहाँ पे आपने यूज़ करनी है। यूज़ एविडेंसेस मीन कि हमने एविडेंस इस्तेमाल करते हैं। बी सेलेक्टिव, अच्छी चीज़ें सेलेक्ट करें और चीज़ों को समराइज और सेंथिसाइज कर दें। तो अगेन मैं रिपीट करूँगा इन चीज़ों को कि जब आपने ऑर्गेनाइज करना है तो आपने डेट वाइज अपने तमाम इवेंट्स को उनके कंसेप्ट और उनके मेथड के साथ चीज़ों को समराइज और सेंथिसाइज करना है। और उसमें आगे क्या है कि आखिर में जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जर्नल मिस्टेक्स करते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। नंबर 1 ये है कि अवॉइड द सोर्सेज लिटरेचर विच इज नॉट क्लियरली रिलेट टू योर प्रॉब्लम। जो आपके प्रॉब्लम के रेलिवेंट नहीं है ना, उससे अवॉइड कर जाए। हम सम टाइम चीज़ों को ऐसे ही साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना करें। मोस्ट रेलिवेंट डाटा जो है वो लेके आएँ। डू नॉट बी हरी टू डिफाइन एंड आइडेंटिफाई द मोस्ट रेलिवेंट इशूज़। तो अपने जो इशू है, जो आपका इशू है, उसके रेलिवेंट जितने भी इश्यूज हैं उनको बहुत सुकून से, बड़े आराम से डिफाइन और आइडेंटिफाई करें, मतलब उनको बहुत ज़्यादा वेटेज दें। रिलाई मोस्टली ऑन एनालिटिकल सोर्सेज रादर देन प्राइमरी सोर्स। अब यहाँ पे हम करते क्या हैं कि हम ज़्यादातर इन्हिसार जो करते हैं ना वो एनालिटिकल सोर्सेज पे करते हैं।
एनालिटिकल सोर्सेज मीन के पब्लिकेशन में से हमें डाटा बनाया बनाया मिल जाता है, वहां से लेते हैं। वो नहीं कहते, वो कहते हैं कि प्राइमरी सोर्स पे जाए, आप सेकेंडरी सोर्स पे ना जाएं या एनालिटिकल सोर्स पे ना जाएं। डो नॉट एक्सेप्ट अदर फाइंडिंग्स एंड इंटरप्रिटेशन एज वैलिड विदाउट एग्जामन, यानी कोई किसी ने रिसर्च कर दी और हम क्या करते हैं कि हम उनकी फाइंडिंग को एज इट इज ले लेते हैं, हम उसके बारे में क्रिटिकल नहीं होते, हम उसके प्रॉज एंड कॉन्स को नहीं देखते, हम उसकी निटी-गिटीज को नहीं देखते। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एज इट इज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, बगैर इंटरप्रिटेशन किए, एग्जामिन किए उनको हम इंटरप्रेट ना करें। जब तक हम उनके बारे में साउंड ना हो जाएं, हम मुतमईन ना हो जाएं, उनको इंटरप्रेट ना करें। अवॉइड टू मेंशन द सर्च प्रोसीजर यूज टू आइडेंटिफाई द लिटरेचर, यानी आप ने लिटरेचर को कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे इसको आप अवॉइड करें कि ये नहीं बताना चाहिए जी मैंने ये किया वो किया। इंक्लूड वैलिडेट अजम्पशन एंड डू नॉट कंसीडर कंट्रेरी फाइंडिंग्स, यानी वो अजम्पशन, वो चीज़ें जो आपके बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं उनको शामिल करें, और कंट्रेरी फाइंडिंग जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं उनको अपने लिटरेचर में शामिल ना करें। थैंक यू वेरी मच। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा सेकंड चैप्टर होता है थीसिस का, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने रिसर्च स्टार्ट करनी होती है। आपने अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, आपने अपना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, आपने जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना है वो यहाँ से करना है, आप अपना डिज़ाइन जो बनाना है वो यहाँ से बनाना है, और सबसे बड़ी बात आपने अपनी सारी मेथडोलॉजी यहाँ से डिवाइड करनी होती है। तो इसलिए इस चीज़ को गौर से सुनें और पढ़ें। इंशाल्लाह आपको अगर कोई आपका कमेंट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी इन इनबॉक्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।